गाइस अभी रिसेंटली इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया कि अमेरिका किस तरीके की टैक्टिक्स को यूज़ करता है जिससे इंडिया के अंदर बिजनेस करना डिफिकल्ट हो सके और इंडिया आगे ग्रो ना कर पाए। और आज की वीडियो में हम इसी बात को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार 10-12 ईयर्स पीछे चलते हैं जब नरेंद्र मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका एक मॉडस ऑपरेंडी था, उनका एक ही बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि जैसे उन्होंने गुजरात को ग्रो किया फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स जब तक वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, वैसे ही वो गुजरात मॉडल को इंडिया मॉडल बनाएंगे। और उन्होंने गुजरात के अंदर काफ़ी ग्रोथ भी करी थी, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो फोकस इस बात पे था कि नरेंद्र मोदी अब इंडिया लेवल पर भी उस ग्रोथ को लेकर आ सकेंगे और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आने वाले टाइम पर प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेंद्र मोदी बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने धीरे धीरे उनको एक्चुअल रियलिटीज़ के बारे में और अच्छे से समझ आने लगा कि इंडिया लेवल पर अमेरिका किस तरीके की टैक्टिक्स को यूज़ करता है जिससे इंडिया को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अब गाइस होता क्या है ना, ओवर द लास्ट 20 ईयर्स जब जब इंडिया ने कभी भी कोई एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया हो या कोई भी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं वेस्टर्न पावर्स। अब वो किस तरीके से काम करती हैं एक बार उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो गाइस होता क्या है ना, वेस्टर्न पावर्स का एक हिडन एजेंडा है कि बेसिकली वो चाहते हैं कि इंडिया हमेशा वीक रहे और पावरलेस रहे, और अगर वो थोड़ी सी पावर को असर्ट करे तो उसको वहीं पे ही किसी और चीज़ के अंदर उनको डाइवर्ट कर दो उनकी अटेंशन, जिससे वो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर ही ना पाए और इनके ऊपर हमेशा हम डिपेंडेंट रहे। बेसिकली ये लोग करते क्या है, होता क्या है ना, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके आपस में ना इनकी मॉडस ऑपरेंडी ना बिल्कुल फिक्स्ड है। ये क्या चाहते हैं, इनके पास ना बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के नाम पर बहुत सारे इंडिया के अंदर एनजीओज जितने भी खुले हुए हैं ना उनको क्या करते हैं वहाँ पर फंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दे सेंड देम अ लॉट ऑफ मनी। तो जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं ना वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट हायरिंग मोर प्रोफेशनल्स। वो क्या करते हैं, दे हायर लॉयर्स, दे हायर रिसर्चर्स, दे हायर सोशल एक्टिविस्ट। अब इनका बेसिकली काम क्या रहता है, अब एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज अडानी जो है ना उनको एक पर्टिकुलर प्लांट लगाना है, फॉर एग्जांपल उनको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना काफ़ी सारा लैंड एक्वायर करना है। अब सिंपल सी बात समझो, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर अंडरटेक करना है, किसी भी मेजर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना पड़ेगा तो आप समझो उसके लिए हमें बहुत सारा लैंड चाहिए, उसके बाद हमें बहुत सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट के ऊपर भी बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन बिफोर अ प्रोजेक्ट कैन एक्चुअली स्टार्ट। अब होता क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है लैंड एक्विजिशन की। इंडिया के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लैंड ही नहीं मिलता। अगर आपने जितनी भी अगर मेरी पीछे की वीडियोस देखी होंगी, मैंने बहुत सारी कंपनीज के ऊपर बात करी। लेट्स सपोज वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे केपीआई एनर्जी था। हो क्या रहा था, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं है, कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड बिजनेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कंपनी को अगर लैंड नहीं मिलता, क्योंकि देखो सोलर प्लांट लगा रही है वो कंपनी, अगर उसको लैंड नहीं मिलेगा तो वो सोलर प्लांट लगाएगी किस तरीके से, वो किस तरीके से वर्क करेगी, तो उनका काम ही रुक जाएगा। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी एक प्रोजेक्ट अंडरटेक होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर कंपनी यही फेस करती है कि उनको लैंड एक्वायर करने में बहुत सारे बैकलैशेस और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब होता क्या है, हाउ दीज एनजीओज एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग। ये एनजीओज क्या करते हैं ना, अब ये जैसे इन्होंने इन लोगों को हायर कर लिया, हायर करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर जाकर वो कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, वहाँ पे सर्वेज लेते हैं। बेसिकली वो इंडिया का ग्राउंड लेवल का ग्रास रूट डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर क्या होता है, अगर मान लो उस एरिया के अंदर कोई एक पर्टिकुलर लैंड को कोई एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, फॉर एग्जांपल अडानी कोई चलो एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, होगा क्या, ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन लोगों के दिमाग में ये डालना स्टार्ट कर देंगे कि आपका जो लैंड है ना बेसिकली इसकी वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और ये आपको बहुत कम पैसा दे रहे हैं। अब शायद उस लैंड की वैल्यू सिर्फ 100 रुपीज़ हो, लेकिन दे आर रेडी टू पे 500 ऑल्सो। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, आपके लैंड की वैल्यू तो 1000 रुपीज़ है, आपके लैंड की वैल्यू तो 2000 रुपीज़ है। अब सिंपल सी बात है, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो लैंड ही एक्वायर नहीं हो पाएगा। अगर लैंड ही एक्वायर नहीं हो जाएगा तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप समझो ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर कंपनी एक पैसा एलोकेट करती है तो उसको एक आरओआई चाहिए, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो हमेशा यही सोचेगी कि यार मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा तो इससे होगा क्या, गोइंग फॉरवर्ड इस टाइम तक मेरा प्लांट रेडी हो जाएगा, हम ये प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन देन। लेकिन अगर मान लो लैंड ही नहीं मिला
पैसा सब कुछ लेके कंपनी बैठी हुई है, लेकिन पैसा लैंड ही नहीं है उनके पास, वहीं पे ही लिटिगेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब होता क्या है उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल पहले तो लैंड एक्वायर करने में दिक्कत आ जाएगी, अगर मान लो मिल भी गया उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज होते हैं कि देखो जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब तक वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली दे हैव अ टीम ऑफ लॉयर्स, रिसर्चर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट। ये लोग क्या करते हैं ना, लॉयर्स क्या करेंगे, इसके अंदर लूप होल्स ढूंढेंगे और इनके ऊपर काउंटर केस लगा देंगे। अब सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो लैंड एक्विजिशन पे केस लगा दिया या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाले पे केस लगा दिया, अब जब तक वो केस सॉल्व नहीं होगा तब तक वो फिर से प्रोजेक्ट डिले हो गया, वो भी हो गया। साथ में क्या है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। होता क्या है, एक और भी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, दैट इज सोशल इम्पैक्ट क्लियरेंस। उसमें क्या होता है कि यार इसका आम जनता जो है उस जगह की एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको भी देखा जाता है। अब आप समझो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लोग क्या करेंगे, रिसर्च करके बोलेंगे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो जाएगा, आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बेसिकली व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू स्टॉल द प्रोजेक्ट। धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करेंगे। इससे दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि कंपनी जो है ना उसकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप समझो अगर कंपनी को, अगर उसको पता है कि मैं यहाँ लैंड एक्वायर करने जाऊंगा, मेरे को क्लियरेंस मिल भी जाएगी, लेकिन ये लोग काउंटर मेरे ऊपर लिटिगेशन चार्जेस लगा देंगे, लिटिगेशन कर देंगे, मेरे ऊपर लीगल केस बना देंगे, फिर मुझे उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। उससे मेरी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है, मेरी जो कॉस्ट ऑफ बेसिकली उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट वायबल ही ना रहे, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं, जो भी वो बिजनेसमैन है उसको बहुत ही नेगेटिव लाइट में, उसकी रेपुटेशन डैमेज कर देते हैं। बेसिकली उसको इतनी नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे कि यार ये बंदा तो ना, ये प्लांट लगा रहा है ना, सारा बेनिफिट यही लेकर चला जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, सारा प्रॉफिट यही लेकर चला जाएगा और ये अपने लिए सब कुछ कर रहा है। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की रेपुटेशनल डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको वो भी चीज़ लेकर चलनी पड़ती है। तो होता क्या ना, सोशल इम्पैक्ट के अंदर अब चक्कर क्या है, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी ये लोग बन जाते हैं, सोशल एक्टिविज्म करेंगे, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कई जगहों पे, वो भी होना शुरू हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये लोग बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड ऑल्सो, ये लोग आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ये लोग एडिटोरियल्स के अंदर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपनी प्रेजेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को ये बता सकें कि ये जो प्रोजेक्ट है ना अल्टीमेटली ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। देखो गाइस, एक चीज़ समझ लो, ओवर द लास्ट 20 ईयर्स हमारी कंट्री के अंदर ना कोई भी स्टेप लिया ही नहीं जा पा रहा। दैट इज़ प्रिसाइजली रीज़न वाई कि आज की डेट में चाइना हमसे इतना आगे निकल चुका है। देखो, हम चाइना के बारे में कुछ भी बोलें कि वहाँ पर कम्युनिज्म है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, लेकिन आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जा सके। नहीं तो होगा क्या ना, हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर नहीं जा पाएंगे और हमारा ये गोल्डन एरा है। बेसिकली हमारी जो कंट्री है, बेसिकली हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस के अंदर ही रह गए, हम लिटिगेशंस के अंदर ही हमने पूरा टाइम निकाल दिया, तो हम अपनी पोटेंशियल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एक प्रॉपर एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर एक बंदा डिसीजन ले और हमें उसके हिसाब से काम करें, तभी इंडिया गोइंग फॉरवर्ड ग्रो कर पाएगा। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर ये लोग और क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात समझो, इन्होंने ये क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं, फिर ये लोग उस रिसर्च को पूरे हर जगह पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूज़ में डालेंगे और ये एडिटोरियल्स, जैसे मैंने आपको बताया, एडिटोरियल्स में लिखेंगे और लोगों को धीरे धीरे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, फिर ये इंटरनेशनल मीडिया को भी भेज देते हैं। ये लोग भी सारे साथ मिलके क्या करते हैं, रेपुटेशनल डैमेज करते हैं इंडिया का। इससे होता क्या है ना गाइस, इंडिया के अंदर ना दिखता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, पीपल आर अनहैप्पी, यहाँ लैंड एक्वायर करने में इतनी डिफिकल्टी है। अब सोचो इतनी प्रॉब्लम्स जब वर्ल्ड मीडिया में दिखाई जाएगी तो पूरा वर्ल्ड इसको देखेगा। सोचो कोई बंदा चाहेगा फिर इंडिया के अंदर अपना पैसा आके इन्वेस्ट करने के लिए? ये लोग चाहते ही नहीं है कि इंडिया के अंदर लोग आकर पैसा इन्वेस्ट करें, एंड दैट इज द रीजन वाई इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। चलो मैं आपको एक और ही बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ क्या था 2012-13 के अंदर ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया कि मणिपुर रीजन के अंदर ना इंडिया के पास बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का रिजर्व है। आप समझो इतना ऑयल है कि उसकी वैल्यूएशन उन्होंने एस्टिमेट करी $5 ट्रिलियन की, उसके अंदर वैल्यूएशन आ रही है कि इतना ऑयल एंड गैस वहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इंडिया ने जैसे ही उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया,
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो CIA और बाकी की एजेंसीज हैं उन्होंने फंडिंग के थ्रू क्या करना स्टार्ट किया, मणिपुर और पूरे आसाम एरिया के अंदर पूरा इन्होंने वहाँ पर क्लैश क्रिएट कर दिया। देखो गाइस, आज तक तो क्लैश हुआ नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब इंडिया के अंदर कोई भी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च करने वाले होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, ये इतनी ज़्यादा मैसिव फंडिंग देते हैं, इतनी फंडिंग देकर ये लोग प्रोटेस्ट के लिए भी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। होगा क्या, फिर प्रोटेस्ट की वजह से क्या होगा, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो फोकस इस बात पे हो जाएगा कि अब इस पर्टिकुलर क्लैश को, इस राइट को खत्म किया जाए। नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि वहां पर ऑयल एंड गैस था, इंडिया वहां पर ग्रोथ करना चाह रही थी। देखो आप एक बात समझो, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्लोज हो गया, इसकी वजह से इंडिया को कितनी प्रॉब्लम हो रही है एनर्जी सिक्योरिटी की। सोचो अगर वहां पर जाकर अगर इंडिया अपने उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर पाती तो इंडिया को ऑयल एंड गैस वहां पे मिल जाता, तो बाहर से डिपेंडेंसी कम हो जाती। वर्ल्ड ओवर वाली जितनी वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है ना, ये कभी भी नहीं चाहती इंडिया एनर्जी से सिक्योर हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया एनर्जी से सिक्योर हो गया तो उन्हें कभी भी बाहर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड दे डेस्परेटली डोंट वांट इंडिया टू बिकम एनर्जी सिक्योर। इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक मेजर प्रोजेक्ट जो है ना, जब भी इंडिया के अंदर कभी भी आता है उसके अंदर ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गाइस एक चीज और समझो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आपने थोड़े टाइम पहले 2-3 साल पहले सुना भी होगा कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने अडानी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए थे। बाकी वो सारे एलिगेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ खत्म कर दिए गए क्योंकि उसमें कोई एविडेंस था ही नहीं। लेकिन आप एक बात समझो, पूरा वर्ल्ड जो है ना आज की डेट में अडानी के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि अडानी ही है पूरी कंट्री के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है, इसलिए अडानी के पीछे सबके सब पड़े हुए हैं। अब एक बात समझो, देखो गाइस, मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के प्रो गवर्नमेंट व्यूज देना शुरू कर दूं। अगर आप मेरे इस वीडियो को एक्चुअली पीछे बाकी की वीडियोस को भी अगर आप चेक करोगे तो यू विल रियलाइज वन थिंग कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूं। क्योंकि ऐसा मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया बाकी चीज़ों के अंदर बिल्कुल एफिशिएंट है और सारी पॉलिसीज बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं, लेकिन हर चीज़ के ना दो साइड्स होती हैं। आज मैं बस आपको दूसरी साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं, वो उसके अंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो वो काम करना भी चाहते हैं ना, तो वो भी काम नहीं करने दिया जाता। और ये चीज़ें ऐसी हैं, ये कभी भी वर्ल्ड मीडिया के सामने उस तरीके से आ ही नहीं सकती, और हम लोगों को कभी भी ये चीज़ पता चल ही नहीं पाती कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली चल क्या रहा है। वो सब किसको पता चलता है? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जितनी भी CBI है, बेसिकली ये अपनी रिसर्च करते हैं और इनके थ्रू इन्हीं को पता चलता है कि बेसिकली व्हाट इज रियली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। अब हुआ क्या, जैसे इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि ये जितनी भी वेस्टर्न नेशंस जो है, वो बाहर की एजेंसीज जो है यहाँ इंडिया के अंदर NGOs के अंदर, रजिस्टर्ड NGOs के अंदर वो अपनी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो अपने अपने एजेंडा को रन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक नॉर्म सेट कर दिए। FCRA करके एक नॉर्म लेकर आए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं इसको। वो उसको लेकर आए और उन्होंने बोला कि अब जितने भी फॉरेन कंट्री से जितने पैसे इंडिया के अंदर NGOs के अंदर आएंगे, हम उसके अंदर प्रॉपर स्क्रूटिनी रखेंगे, हम प्रॉपर चेक रखेंगे कि बेसिकली क्यों पैसा आ रहा है, क्या किस रीज़न की वजह से पैसा आ रहा है, उस पैसे का किया क्या जाएगा। अब जैसे ये चीज़ हुई, ये रिस्ट्रिक्शंस आनी स्टार्ट हुई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को अपना नेक्स्ट लेयर बना दिया कि बेसिकली उसके थ्रू ये लोग अपने प्रोपेगेंडा को लेकर आएंगे। ये लोग बेसिकली कर रहे हैं, ये लोग लेकर आते हैं एक्सप्लेनर्स, ये लोग लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, ये लोग लेकर आते हैं बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स, और उसको ये लोग फ्लोट करते हैं अक्रॉस इंडिया। होता क्या है, इससे ना ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज़ इंडियन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, बट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर हम बोलते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट देयर, और इट इज़ सो मच डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। वो इसी रीज़न की वजह से है, क्योंकि आप समझो ना, अगर उनको लैंड ही नहीं मिल रहा तो वो लोग काम करना शुरू कैसे करेंगे। ये सेम प्रॉब्लम एक्चुअली रतन टाटा ने भी फेस करी थी बंगाल के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने टाटा नैनो का एक प्लांट लगाना था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो गए थे बंगाल के अंदर कि मैं बंगाल के अंदर प्लांट लगाऊंगा जिससे वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। लेकिन वहाँ पर जैसे अब लैंड एक्वायर करने लगे तो ट्राइबल एरियाज़ ने, ट्राइबल जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हम अपना लैंड नहीं देंगे। अब हुआ क्या, इतना पैसा वो ऑलरेडी लगा चुके थे, उनको अपना पूरा पैसा उनका एक तो खराब हो गया, एक तो वेस्ट हो गया उनका पूरा इन्वेस्टमेंट। इतने में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट द टाइम।
उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको लैंड दूंगा। देखो, जब तक नरेंद्र मोदी के हाथ में गुजरात था, तो गुजरात के अंदर वो चीज़ें लैंड भी एक्वायर करने के लिए बहुत ईजी हो रखा था, इसीलिए गुजरात ग्रो कर पाया। लेकिन इंडिया लेवल पर ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रही बिकॉज ऑफ दी फॉरेन एजेंसीज, क्योंकि वो लोग इस लेवल का एक पर्टिकुलर एजेंडा क्रिएट कर देते हैं, एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करते हैं। कभी प्रोटेस्ट कराएंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, कभी किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कभी सोशल इंपैक्ट लेकर आ जाएंगे, कभी एनवायरमेंटल कंसर्न लेकर आ जाएंगे और लोगों के साथ आपको मिलके लिटिगेशन कर देंगे। तो अल्टीमेटली इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। अब देखो, यही पर्टिकुलर रीजन है कि चाइना के पास आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना इस लेवल पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर चुका है, क्योंकि वहां पर एक बार शी जिनपिंग ने अगर एक चीज बोल दी कि मेरे को ये लैंड चाहिए, तो वो लैंड चाहिए। अगर वो लैंड मिल जाएगा टाइम से, तो फिर वहाँ पे प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लाइफस्टाइल बेटर हो पाएगा, इंडिया उनका जीडीपी ग्रो करेगा। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, यही रीज़न है लास्ट 30 ईयर्स के अंदर। आप ये समझ लो, इंडिया और चाइना का जीडीपी अर्ली 90s के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर था। आज चाइना का जीडीपी 5 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा है। तो कुछ तो सही कर रहा है ना वो। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि इंडिया के अंदर कितनी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एंटरप्रेन्योर्स को टू डू बिजनेस, और किस तरीके से फॉरेन एजेंसीज जो हैं वो इंडिया को ग्रो करने नहीं दे रही। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।